ओके, सो कीवर्ड मतलब क्या होता है कि उसका कुछ स्पेसिफाइड मीनिंग होता है, एंड दैट कीवर्ड वी कैन नॉट यूज एज अवर जनरल यूज। ओके, उसका रिजर्व्ड मीनिंग है, और उसको हम कुछ स्पेसिफिक काम के लिए ही यूज कर सकते हैं। ओके, लाइक वी हैव सीन, like all these, okay, like this public, this class, this static, है ना, जो ये रेड कलर में हाईलाइट हो रहे, these all are keywords, है ना। इसको हम कुछ अलग तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं, और इनको जब यूज करते हैं तो उनका स्पेसिफिक मीनिंग है। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम यूजिंग इफ वर्ड, so it's not a plain English if word, right? It has some meaning already कि उसके बाद कंडीशन होनी चाहिए, देन इफ की बॉडी होनी चाहिए, like that, okay? So these are the keywords. So वैसे ही मुझे आज दो कीवर्ड आपको बताने हैं, दैट इज व्हाट दी ब्रेक एंड कंटिन्यू। ओके, व्हेन वी आर यूजिंग द ब्रेक एंड कंटिन्यू, जस्ट लिसन केयरफुली। ओके, अब ये लूप के लिए बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड है, बट जो जो रिक्वायर्ड होंगे वो बताऊंगा मैं आपको। ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस द ब्रेक कीवर्ड। एनीबॉडी नोज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक कीवर्ड इन जावा? To break the execution of for any loop. ओके, टू ब्रेक द एग्जीक्यूशन। ओके, ओके, बट व्हाट इज द नीड टू ब्रेक द एग्जीक्यूशन? एग्जीक्यूशन तो मुझे ब्रेक करना क्यों पड़ता है? व्हाट इज द रीजन? ओके, लिसन केयरफुली, देखो मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट समझ लीजिए। व्हेन यू विल यूज द ब्रेक कीवर्ड, ओके, it is used to, like, our statement will come out of the loop instantly। जब भी मैं ब्रेक ये कीवर्ड यूज करूंगा तो आपका एग्जीक्यूशन वो लूप के बाहर आ जाएगा। ओके, वी आर नॉट स्टॉपिंग द एग्जीक्यूशन। एग्जैक्टली, स्टूडेंट को मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि अगर मैं ब्रेक कीवर्ड यूज करता हूँ तो एग्जीक्यूशन स्टॉप होता है। ओके, आई विल शो यू ऑल्सो दैट वी आर नॉट स्टॉपिंग द एग्जीक्यूशन हियर, इट विल कम आउट ऑफ द लूप इंस्टेंटली जब भी ब्रेक की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ओके, मैं ब्रेक के लिए भी कुछ कंडीशन दूंगा। इट्स नॉट लाइक ब्रेक में सिंपल कीवर्ड यूज करूंगा तो वो स्टॉप हो जाएगा या फिर एग्जीक्यूशन ब्रेक हो जाएगा, नो। ओके, सो मीनिंग इज, जब भी मैं ब्रेक कीवर्ड यूज करूंगा तो वो लूप के बाहर इंस्टेंटली आ जाएगा, इट विल कम आउट ऑफ द लूप इंस्टेंटली। ओके, सो व्हेनेवर अ ब्रेक स्टेटमेंट इज एनकाउंटर्ड, जब भी ब्रेक स्टेटमेंट आपके सिस्टम में आएगा, आपके लूप में, ओके, सो द कंट्रोल इज डायरेक्टली कम आउट ऑफ द लूप। जो भी आपका कंट्रोल होगा, फ्लो कंट्रोल जिसको हम कहते हैं, वो लूप के बाहर आ जाएगा, एंड द लूप गेट स्टॉप्ड और गेट टर्मिनेटेड। लूप आपका क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। मतलब लूप में आपने जो भी इंस्ट्रक्शन दिए होंगे दैट विल बी नॉट गेट एग्जीक्यूटेड। स्टॉप हो जाना मतलब कि लूप के अंदर हम कुछ एग्जीक्यूशन करते हैं, वी आर पुटिंग सम कोड, सम इंस्ट्रक्शन, दैट विल नॉट हैपन और इट विल गेट टर्मिनेटेड। ओके, अब मुझे टर्मिनेट भी करना है, ओके, मतलब स्टॉप भी करना है, तो डेफिनेटली आई शुड गिव सम कंडीशन, आई शुड गिव सम कंडीशन। और मुझे पता है कि कंडीशन देने के लिए मैं अगेन क्या करता हूँ? इफ स्टेटमेंट का यूज करता हूँ। ओके, अगेन आई एम यूजिंग द इफ स्टेटमेंट। ओके, सो आई विल जस्ट सिंपली शो यू द कीवर्ड। ओके, ओके, सो वेरी सिंपल। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिफाइन अ फॉर लूप, राइट? हमने फॉर लूप देखा है। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है? कैन एनीवन टेल मी? Initialization, Good. then condition, and then increment or decrement operator. Yes, as per our requirement, right? See, here I have created one class. Consider the class name is keyword underscore break and continue. Okay, that is the class created, main method. Now, if this is the for condition, this is the for loop. Okay, in which I am specifying initialization, semicolon, then condition, then semicolon, then increment or decrement. Okay, now
I have not used any keyword. Okay, this is commented. What is commented means it will not get executed, है ना? जब हम टू फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं तो वो लाइन आपकी क्या होती है, कमेंट हो जाती है. ओके, उसका कलर देखो चेंज हो जाएगा एंड इट विल बी नॉट गेट एग्जीक्यूटेड. ओके, अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? इफ यू विल सी दिस कंडीशन, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट हियर? और ओके, use this also get commented. 10 to 15 प्रिंट हो जाएगा. Okay, we are getting from 10 to 15. It's normal for loop, okay, that we have seen yesterday. यहाँ पे क्या होगा? आपकी वैल्यू चेक होगी फॉर द गिवन कंडीशन, दैट इज आई, वट एवर द वैल्यू आई विल बी गेट असाइंड, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 15. सो फर्स्ट वैल्यू आपने डिफाइन की है 10, सो इट विल बी गेट प्रिंटेड एज ए 10. Then we are incrementing, right? We are adding one value to the existing I value. So next time it will become what? 11. So 11 is less than or equal to 15. Condition gets satisfied. It will enter into the loop and it will be get executed. है ना? So in this way we are getting the output from 10 to 15. Okay, you can just observe. देखो simple for loop है. We are getting the output straightforward. Okay. Now if I want to use the break keyword, so I have to define one condition. Okay, that condition I'm going to define is I value should be equal to 12. This is my one of the condition. Okay, next in next line you have to give that keyword. If I'm using the keyword as a break, okay, now here what you are expecting, what will happen here? We have 10 and 11. 10 and 11. Okay, we will see the output और उसका मैं मीनिंग भी बताता हूँ what exactly happening here. See, we are getting 10 and 11. Okay, we are getting 10 and 11. What is happening? See, when I value is equal to 10, it is trying to get the condition, that is 10 is equal to 12, which is not satisfied. Okay, it will go ahead. There is no meaning of break then, because this condition is not satisfied. So it will go and print the value of 10. Similarly 11. Next time when the value of I become 12, जब increment के कारण I की value 12 हो जाएगी, it becomes 12, right, after 2 iterations. So 12 is equal to 12, condition gets satisfied and then it's a break. जैसे ही break keyword satisfactorily ये होता है, execute होता है, then it will come out of the loop. जैसे ही break keyword satisfy हो जाता है ये condition, तो break keyword के कारण it will come instantly out of the loop. loop कहाँ से start होता है? This is my loop. So in this loop we have instruction as a print, so it will directly neglect complete things after the break keyword, whatever it may be. आपने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, 2 लाइन लिखे होंगे, 3 लाइन लिखे होंगे, whatever it may be, it will be just come out of the loop instantly. Okay, जैसे ही break होगा और ये जैसे बाहर आएगा, then it will be get like we will not get any execution further. Are you getting what is the meaning of break? It is not stopping. अगर किसी को लग रहा है कि break keyword stop कर रहा है तो ये 10 और 11 भी print नहीं होना चाहिए था, right? For first iteration and second iteration we should not get printed as a 10 or 11 also. So break का meaning क्या है कि जब भी break, whenever a break statement is encountered inside a loop, देखो inside loop में break keyword encountered है, okay, then the control directly come out of the loop. Control क्या होता है? Directly out of the loop होता है. कब? It should be get satisfied, right? It is also one comparison, right? और condition है. if के बाद हम क्या देते हैं? Generally condition देते हैं. So it is coming out of the loop instantly, और जो भी आपका further है execution, that will be get terminated. Okay? इसमें किसी को doubt है? Any doubt in this break keyword? सर ब्रेक कीवर्ड हमेशा लूप्स में ही यूज होता है ना, बाहर यूज नहीं कर सकते ना. और उसके दो है यूजेस.
दैट आई विल शो यू। ओके, अब जैसे जैसे कंडीशन आएगी तब बताऊंगा। जैसे मैंने ब्रेक कीवर्ड मान लीजिए आपको स्टार्टिंग में बताया जब मैंने जावा स्टार्ट किया, तो आपको कंफ्यूज होगा कि मैंने फॉर लूप क्यों यूज किया है, फॉर लूप क्या है, राइट? That's why we are going one by one. So again, I will show you again use of break keyword. Okay, it's not limited for this only. Okay. Okay, as of now you can understand कि loop में जब मुझे execution को भी control करना है, again by using like if condition and we should get come out of the loop. अब देखो loop जब execute हो रहा था without using if and break, तो वहाँ पे अपना control नहीं था। स्ट्रेट फॉरवर्ड इट विल वैलिडेट दिस कंडीशन और वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा कोड। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको ब्रेक किया, राइट, बाय गिविंग सम कंडीशन। Yes. गॉट इट? तो मैं ब्रेक कीवर्ड का जब और यूज आएगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, Okay, sir. अगेन एनी डाउट? नो डाउट। ओके, नाउ दिस इज द ब्रेक कीवर्ड। ओके, इसका ब्रेक कीवर्ड का अगेन और कहाँ पे यूज आएगा ना, स्विच केसेस में दिखाता हूँ आपको। ओके, डोंट गेट वरीड अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट कीवर्ड आई वांट टू शो यू द कंटिन्यू। जो कंटिन्यू कीवर्ड है ना, सेकंड लाइन नंबर 10 में, उसका मीनिंग बता रहा हूँ। ओके, सो कंटिन्यू स्टेटमेंट इज मोस्टली यूज इनसाइड द लूप। ये भी लूप में ही यूज होता है। ओके, सो व्हेनेवर it is encountered, like previously we have encountered with break keyword. Now whenever you encountered with continue keyword inside a loop, then control directly jump to the beginning of the loop. देखो लूप का बिगिनिंग कहाँ पे था, वहां पे जंप होगा। ओके, अगेन एंड बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट इटरेशन। अब इटरेशन यहाँ पे कितने थे, 6 थे। इफ आई एम जस्ट गिविंग नॉट गिविंग एनी कंडीशन, तो यहाँ पे 6 टाइम एग्जीक्यूट होता है लूप। सॉरी, सो इटरेशन मीन ये लूप कितने बार एग्जीक्यूट होता है। सो जब मैंने कोई कंडीशन नहीं दी थी, फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज नॉट द कंडीशन, आई एम जस्ट यूजिंग द फॉर लूप, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, 6 टाइम यहाँ पे इटरेशन हो रहा था। तो जब मैं कंटिन्यू कीवर्ड यूज करता हूं, तो जब कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो करंट एग्जीक्यूशन को स्किप करेगा। करंट एग्जीक्यूशन और करंट इटरेशन। ओके, अंडरस्टैंड द वर्ड करेक्टली। जो करंट इटरेशन है उसको वो स्किप करेगा। अगेन इट विल कम आउट ऑफ द लूप एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इटरेशन। ओके, एग्जीक्यूट द नेक्स्ट इटरेशन। देखिए अब ये कब यूज होता है, this is particularly useful when you want to continue the loop। आपको लूप को कंटिन्यू करना है, but do not want the rest of statement। rest of statement मतलब मेरी कंटिन्यू की कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए है, लाइक प्रिंट आई एम गिविंग, वो आपके क्या होंगे, एग्जीक्यूट नहीं होंगे। मतलब आफ्टर द कंटिन्यू स्टेटमेंट, आपके कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन है वो क्या होंगे, एग्जीक्यूट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल हियर आई विल यूज द कीवर्ड ब्रेक नाउ, सॉरी कंटिन्यू। उसके लिए भी सेम आपको कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ओके, नाउ हियर व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, in this output what we are expecting, like previously for break मैंने 10 और 11 ही मिला मुझे। इसके बाद क्या हुआ, उसने टर्मिनेट करना, मतलब टर्मिनेट करके एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दिया। स्टॉप एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दिया मतलब द लूप एग्जीक्यूशन गेट टर्मिनेटेड। एग्जैक्टली स्टॉप नहीं होता एग्जीक्यूशन यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड से, बट कंटिन्यू कीवर्ड से क्या होगा, जस्ट सी दैट यू विल गेट easy understanding. Here we are not getting the 12. You can see in the console, right? We are not getting the 12. Why? Because if 12 is equal to 12 gets satisfied, okay, तो वहां पे वो क्या होगा, उसके बाद कंटिन्यू के बाद जो भी आपके सेंटेंस थे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे. ओके, फॉर दैट इटरेशन ओनली, फॉर दैट इटरेशन ओनली. देखिए फर्स्ट इटरेशन में 10 वैल्यू थी, ओके, इट विल बी गेट प्रिंटेड 11, इट विल बी गेट प्रिंटेड बिकॉज वो इफ कंडीशन में फेल हो रहे थे. ओके, सो 10 और 11 प्रिंट हुआ, बट व्हेन आई वैल्यू बिकम 12, सो 12 इज इक्वल टू 12, इट्स ट्रू.
सो कंटिन्यू के बाद, कंटिन्यू कीवर्ड के बाद जो भी होंगे आपके स्टेटमेंट, दैट विल बी नॉट गेट एग्जीक्यूटेड फॉर दैट पर्टिकुलर इटरेशन, उसी इटरेशन के लिए। अगेन नेक्स्ट इटरेशन क्या होगा मेरा, 13 होगा, राइट। सो 13 इज इक्वल टू 12, कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो वो आगे जाएगा, and again it will print. So it is, we are getting 13, 14 and 15. Are you getting this concept between the break and continue? यस सर, लेकिन वो अगर करली ब्रैकेट में हो फिर भी एग्जीक्यूट होगा क्या? हाँ, ये जो है हम ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड ये लूप के लिए यूज कर रहे हैं। लूप कहाँ से आउट हो रहा है मेरा, दिस इज माय लूप बॉडी, राइट। यस, इसीलिए तो मैंने ये कीवर्ड अभी इंट्रोड्यूस की ना, ये मैंने कभी बीच में किए होते तो आपको कंसेप्ट इंटरलिंक नहीं होते। दैट्स व्हाई these break and continue keywords are generally used with the loop. ओके, अभी और ब्रेक का जब और कुछ यूज आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। अगेन आई एम एडिंग दैट पॉइंट आल्सो, ओके, सो डोंट गेट वरीड। इसमें किसी को डाउट है इन दिस ब्रेक एंड कंटिन्यू? Yes, my dear, any doubt in this? No, sir. No. Okay. Okay. So that was a break, and next one was the continue. Continue keyword. Okay. Just practice it. You will get easy understanding. Okay. It's not that much difficult. जो हम सोचते हैं. Okay. Okay. Now next fourth type हमारा इसमें बचा था फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप, उसके लिए पहले हमको एक कंसेप्ट पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज एरे। एरेज, ओके, एरेज कंसेप्ट। अब वो समझ लीजिए, इट्स अगेन वेरी इजी, ओके। स्टिल वी आर अंडरस्टैंडिंग द लूप ओनली, बट उसके बीच में कंसेप्ट है एरेज। देखिए, we have all graduated like, and for each year consider हमारे पास 10 सब्जेक्ट होते हैं, राइट। we have 10 subjects, so मान लीजिए we are specifying their marks as a int subject 1, that is the variable name I am giving, and the marks, okay, marks consider as 99, एक सब्जेक्ट में आपको 99 है, okay। again int maybe subject 2, your marks are 35, sorry, not equal to, just 35, okay। again int that is subject 3, your marks may be whatever 45, whatever value. Like this I have some 10 subjects, right? So what I am doing here is I am giving the 10 variables, I am giving the 10 variables and 10 values itself for the subject only, right? अब यहाँ पे क्या होगा, जितने आपके एलिमेंट बढ़ेंगे, सब्जेक्ट्स बढ़ेंगे, तो उतने क्या होंगे, आपका कोड का लेंथ बढ़ेगा। and we are following the same structure like integer marks, just variable name is different, right? subject 1, subject 2, subject 3 up to the subject n, okay, up to the subject n. So this is not the correct way to define the values of your marks, okay। अगर if you are getting such a condition कि आपको एक ही कैटेगरी के कुछ मल्टीपल एलिमेंट की वैल्यूज डिस्प्ले करनी है, so that time right what we are doing like this। अब इसमें भी स्पेसिफाई क्या होता है मैं बताता हूँ। फर्स्ट इज द डेटा टाइप, राइट, int is a data type, then subject 1 is what, any name you are giving, that is called as a variable, equal to what is this value, what is this value, okay। now just to use like multiple same elements we are using array। so array को simple क्या कहते हैं हम, it's a group of similar element, सिमिलर एलिमेंट और सिमिलर डेटा टाइप भी बोलते हैं इसको, ओके, सिमिलर डेटा टाइप। जैसे कि देखिए सभी मार्क्स का डेटा टाइप इंट है,
तो मैं इसको एरे से डिस्प्ले कर सकता हूँ. आई कैन डिस्प्ले द मार्क्स बाय यूजिंग द एरे. ओके, by using the array. So how that array will be displayed, okay, for the marks. देखिए array का syntax क्या होता है. First int we have to specify the data type used in the array. Int and any variable name, जैसे हम variable name देते हैं इसको भी array name देंगे. That is I'm giving as a subject sub. Okay, then square brackets, square opening and closing bracket is equal to the curly bracket and same I will print the values 99 comma 35 comma 56 comma. Okay, whatever the numbers of the marks I am just putting that number. Okay, see now in a single line I have given all the marks which you have specified in 10 lines, which you have specified in 10 lines. मैंने क्या किया है, उसको एरे में पुट किया और सभी मार्क्स को डेटा टाइप सेम इनका. दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इंट. आई एम गिविंग द एरे नेम एज अ सब्जेक्ट और sub, whatever the comfortable you are, you can give that name. Symbol of array is what? This square bracket opening and closing bracket is equal to, we have to specify the value inside the curly bracket separated by the comma. Okay, now this is the array. अब मुझे क्या करना है, एरे में से कोई एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है. फॉर एग्जांपल आई वांट टू जस्ट प्रिंट द 56. हाउ आई कैन डू? एनी गेसेस? अब यहाँ पे तो इजी था. इफ यू वांट टू प्रिंट एनी मार्क्स, व्हाट यू विल डू? आप क्या कर देते हैं? यू विल गेट, दैट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन, उसका शॉर्ट फॉर्म है. एंड इन द ब्रैकेट you can just print the subject 3, right? Subject 3. So उसके marks print हो जाएंगे आपके screen पे. If you are defining like this, है ना? But अगर आप array define कर रहे हो, you are defining the marks in terms of array and you want to print any particular mark, that is 56. Subject 3 की marks मुझे चाहिए. So how we can print? क्योंकि देखो array तो हमने एक लाइन में define कर दिया ना. So for that we are using the concept of index. We are using the concept of index. Index start होता है array में 0 से. Okay, so 0 index इसको है 99 having the 0 index, then 1 index for 35, then 2 index for the 56, 3 index for the consecutive marks, and for example this is the 10th subject, so its index will be 9. Are you getting? मैं जो बता रहा हूँ वो सभी को क्लियर है कि कोई डाउट है? एनी डाउट? या बोलिए सर. उस स्क्वायर ब्रेसेस में इंडेक्स नंबर देना है क्या, तभी वो प्रिंट होगा? या दैट आई एम गोइंग टू गिव दैट. बट यहाँ तक किसी को डाउट है कि इंडेक्स कहाँ पे होते हैं, स्टार्ट कहाँ पे होते हैं, वो विजिबल होते हैं कि नहीं? यहाँ पे इंडेक्स को लिख के नहीं देगा आपको, बट यू शुड अंडरस्टैंड द फर्स्ट एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स एज अ इंडेक्स 0, नेक्स्ट 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स. सो मैं बोल रहा था कि ये 10th सब्जेक्ट है तो इसका इंडेक्स 9th है. यहाँ तक किसी को डाउट है? मैंने अभी वो नहीं बताया कि इसको प्रिंट कैसे करना है, स्पेसिफिक 56 को प्रिंट कैसे करना है वो नहीं बताया मैंने. जस्ट वेट फॉर दिस, दैट आई विल आल्सो टेल. बट यहाँ तक किसी को डाउट है? हम एरेज का कंसेप्ट क्यों देख रहे हैं? व्हाट, व्हाई वी आर ट्राइंग द एरेज कंसेप्ट? एनी डाउट? I guess no. Okay, now I want to print this 56 marks. Okay, so for that again the same statement, system dot, okay I will short make it system dot out dot print inside the bracket. I want to print the 56 marks. So I will use the array name subject or sub, the square bracket, and inside the square bracket I will specify the index which I want to print. So for 56 marks, what is the index? 2. Okay, bracket close.
bracket close. So this is the syntax, okay, to work with arrays. Okay, I will try this. I'm creating one class to understand the arrays. Okay, arrays. And next, for each. Okay, I have defined one class. What is the syntax for the main method? Public static void main inside bracket string args square bracket. Very good. So this is the syntax for the main method. Again, I'm repeating, main method हम क्यों use करते हैं? To start the execution. Without main method, we cannot get anything executed in Java. Okay? यहाँ तक किसी को कोई doubt है? No. Okay? So here I am defining the arrays. Okay? So same like int subject. The array symbol is bracket. Here I am going to specify the marks. Okay, for example, marks will be like 66, 45, जो भी है. Okay, मान लीजिए 5 marks मैं यहाँ पे दे रहा हूँ as of now. Okay, so this is the array which I have defined. जिसमें integer data type के marks है और 5 subjects के marks है. Okay, now simple, if I want to print any marks, so I'm using this. Okay, so inside I will specify the name of the array, the square bracket. Now index, if I want to type 45, so what is the index here for 45? 2. Okay, so if I will execute this, you will get the marks printed out of the array, है ना? It will get printed. Okay, now my next condition is just wait. Okay, give a minute. Thank you. Yeah, can you hear me? Yes. Yeah, thank you. Now what we have done in line number 9, we have just printed one value from the array, one value from there. Now my aim is to print all the marks, जितने भी marks हैं यहाँ पे 5 marks है मुझे print होने चाहिए, जैसे मेरे loop में हो रहे थे. फॉर एग्जाम्पल 10 to 15 प्रिंट आपने देखा, जो भी है. अब मुझे यहाँ पे सभी मार्क्स प्रिंट करने हैं. ओके, सो फॉर दैट इन Java 5 the advanced we can say loop we have is the for each loop. We have the for each loop. Okay, so how it will work, just listen carefully. Okay, अब मुझे क्या करना है, for each loop यूज करना है. So its syntax is like we are using the simple keyword as a for only. Okay, for only. But for our previous for loop, what was the conditions or we are specifying inside the bracket? क्या specify कर रहे थे हम? जो third type था हमारा for. What we are specifying first? Initialization, semicolon, then
condition, semicolon, then increment or the decrement, right? But here for each loop there is something. For each loop मतलब with arrays. देखिए for we have to use one temporary variable int a, whatever may be variable, कुछ भी यहाँ पे मैं मान रहा हूँ a, okay? Then semicolon, not semicolon, colon and the array name. array name मेरा क्या था? array name था मेरा sub, okay? I am using the sub राउंड ब्रैकेट क्लोज. अब फॉर है तो उसका बॉडी स्टार्ट होगा लूप का. दिस इज बॉडी स्टार्ट. अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा? आई विल गिव सम इंस्ट्रक्शन. ओके, आई विल गिव सम इंस्ट्रक्शन. नाउ आई वांट टू प्रिंट वैल्यू ऑफ ऑल द मार्क्स, राइट? सो s डॉट o डॉट p, ओके? inside I will just type variable name a, variable name a. अब यहाँ पे क्या हो रहा है समझ लीजिए फर्स्ट, ओके? इन दिस लूप व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली. सी इंट ए मैंने कभी पहले स्पेसिफाई नहीं किया है. आई एम जस्ट स्पेसिफाइंग इन दिस ब्रैकेट ओनली. सो दिस इज अ टेम्पररी वेरिएबल, है ना? दिस इज व्हाट द टेम्पररी वेरिएबल. ये कुछ समय के लिए ही है, ओके? हाउ? सी फर्स्ट आपके एरे में जो भी फर्स्ट इंडेक्स है 99, वो वैल्यू यहाँ पे असाइन होगी. it will be get printed. Then again loop execute होगा. Again it will come out of the loop. Again for this temporary variable a आपकी arrays की next value assign होगी. Next value is what? With index number 1 as a 35. वो assign होगी a के लिए. Then again it will go inside the loop. It will print the next value as a 35. Okay, loop get executed. It will come out of the loop. Again for this temporary variable next index value, not index value, next index element will be get assignment. जैसे कि 2 है यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या है 56. वो वेरिएबल को असाइन होगी और प्रिंट होगा. आर यू गेटिंग? यहाँ पे मैंने डू या डू वाइल या फिर वाइल या फिर फॉर, ये कोई लूप यूज नहीं किया है ना? फॉर इन जनरलाइज वे, जो अपना फॉर लूप था फर्स्ट, इसमें मैं तीनों कंडीशन दे रहा था, है ना? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. यहाँ पे ये नहीं दे रहा हूँ मैं. यहाँ पे क्या दे रहा हूँ? फॉर द एरेज. ओके, नाउ सेम वी विल सी इन द इक्लिप्स. अब यहाँ पे मैंने ये सेकंड वैल्यू प्रिंट किया. ओके, आई विल जस्ट ट्राई टू कमेंट फॉर सम टाइम. नाउ आई विल यूज कीवर्ड फॉर inside the bracket. I am specifying any variable int and temporary variable. मान लीजिए मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ a, okay? Then colon and the array name. array name क्या है यहाँ पे? sub, okay? Bracket close. Then we have the body of for loop, है ना? So I am just using, I want to just print the value of a. Now here what will execute? It will execute or it will print all the values from the array. Okay? अब यहाँ पे मैं कोई specific index नहीं दिया हूँ, right? I have not given any specific index, but I can see all marks or like all the elements from the given array will be get printed. इसमें कोई doubt है? Yes, no. No sir. देखिए फॉर ईच लूप मुझे पढ़ाने के लिए आपको पहले एरे क्या है बताना पड़ा, और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर लाइक इसका सिंटैक्स डिफरेंट है फॉर फ्रॉम द नॉर्मल फॉर लूप. नॉर्मल फॉर लूप में मैंने पहले बताया इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड. वी हैव टू जस्ट गिव द इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन एंड देन द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एज पर आवर रिक्वायरमेंट. हम दोनों एक साथ नहीं देते हैं, आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. ओके, और वहाँ पे लूप एग्जीक्यूट होता है. व्हाट आर द स्टेटमेंट यू हैव गिवन इन दी फॉर लूप, इट विल बी गेट एग्जीक्यूटेड. बट आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपके पास मल्टीपल डेटा टाइप होगा, मल्टीपल एलिमेंट होंगे ऑफ सेम डेटा टाइप, और आपको वो वैल्यू प्रिंट करने हैं मे बी. ओके, और यू हैव टू डिफाइन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. लाइक इंस्टेड ऑफ इंटीजर आपके पास मल्टीपल यूजर नेम्स है, लाइक यू हैव 10 यूजर नेम्स, सो इट्स अ स्ट्रिंग
here user whatever the name you can give, और यहाँ पे अपने यूजर नेम दिए, मान लीजिए 5 यूजर नेम, एंड यू वांट टू प्रिंट दैट 5 यूजर नेम, सिंपल यू कैन प्रिंट इट। वहाँ पे आपको फॉर लूप लगा नहीं सकते हो आप, क्योंकि आपके पास कंडीशन कोई नहीं होगी लाइक इंटीजर और समथिंग, so that time you can use this, okay? So this is the array, okay? So in this way we have seen these all 4 types: while loop, do while loop, for loop, and the for each loop. Got it? So here we have considered like all loop statement, okay? Loop conditions. I hope यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। Okay. Now I'm not sure कि आप नोटबुक यूज करते हो कि नहीं। Write down the next title. Write down the next title as accepting the values from keyboard. कुछ दिनों पहले कोई स्टूडेंट ने पूछा था, accepting the values from keyboard. एक्सेप्टिंग द वैल्यूज फ्रॉम कीबोर्ड, और इसको हम कह सकते हैं एंटरिंग द वैल्यूज ड्यूरिंग रन टाइम। इसका मीनिंग समझ लीजिए, देखो, एक्सेप्टिंग द वैल्यूज फ्रॉम कीबोर्ड और entering the values during run time, okay? Concept समझ लीजिए। Why we are using Eclipse? हम Eclipse क्यों यूज करते हैं? To execute Java program. Okay. Execute. ओके, मैंने बताया था कुछ बेसिक तो भूलिए मत। इक्लिप्स के लिए 2 यूज है ना, मैंने बताया था। इट इज नॉट जस्ट फॉर एग्जीक्यूशन माय डियर, इट इज फॉर राइटिंग आल्सो, राइट? वी आर राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कोड यूजिंग इक्लिप्स। पहले राइट कहाँ पे करते थे हम? नोटपैड में करते थे। एग्जीक्यूट कहाँ से करते थे? कमांड प्रॉम्प्ट से करते थे, राइट? ये चीज मैंने बताई थी आपको। But here in Eclipse we are using the Eclipse to write as well as to execute the code, right? So हम जब write कर रहे थे तो तब हमने कुछ specify किए थे integer, like integer a is equal to 20, okay? Like integer, sorry, maybe next line, like integer b is equal to 30। मान लीजिए हमने कुछ ऐसे वेरिएबल स्पेसिफाई किए थे। So ये हमने कब किए थे दोस्तों? वाइल राइटिंग द कोड, राइट? देखो, ये इंटीजर मैं कब बोल रहा हूँ, इनकी वैल्यू को स्पेसिफाई कर रहा हूँ वाइल राइटिंग द कोड, बट मुझे एग्जीक्यूशन के टाइम भी कुछ वैल्यू स्पेसिफाई करना है। मुझे एग्जीक्यूशन के टाइम में भी कुछ वैल्यू स्पेसिफाई करने हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि कुछ वैल्यू दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हैं? फ्रॉम द कीबोर्ड। वी आर गिविंग फ्रॉम द वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड, और इसको मैं कहता हूँ कि एंटरिंग द वैल्यूज ड्यूरिंग रन टाइम। रन टाइम मतलब एग्जीक्यूट जब हो रहा है आपका कोड, तब वो मांगेगा आपको वैल्यू कि बताइए आपको ए की वैल्यू क्या चाहिए, तो आप कीबोर्ड से एंटर करोगे 20। बताइए आपको बी की वैल्यू क्या चाहिए, आप कीबोर्ड से एंटर करोगे 30। और जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने दिए होंगे फॉर दिस 2 इंटीजर, इट मे गेट एग्जीक्यूटेड। मतलब ये रन टाइम में आप इसको क्या कर रहे हो? वैल्यू एक्सप्रेस कर रहे हो, या वैल्यू को आप क्या कर रहे हो? डिफाइन कर रहे हो। देखो, पहले चीज आपने अभी तक जो देखी वो ये पार्ट देखा है। जब हम राइट कर रहे थे कोड तभी हमने कुछ स्पेसिफाई कर दिए वैल्यूज, बट अगर मुझे वैल्यूज स्पेसिफाई करनी है रन टाइम और ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, तब मुझे क्या करना है? दैट वी आर गोइंग टू सी। यहाँ तक किसी को डाउट है व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी इन दिस कंसेप्ट? नो, ओके ओके। सो अब मुझे इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट क्या है? देखो, जावा इज वेरी इजी और सेलेनियम इज वेरी वेरी इजी। कोडिंग कोई डिफिकल्ट नहीं है। बस हम करते हैं क्या मिस्टेक कि हमको रिक्वायरमेंट पता नहीं होती है।
we are not getting our requirement clearly. कौन सी requirement? Not the functional. प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट अलग बनती है. देखिए, फॉर एग्जाम्पल एक मेरी रिक्वायरमेंट कल थी कि मुझे रिजल्ट का नेस्टेड इफ चाहिए, बट वहाँ पे लॉजिक कितने अलग अलग लगते हैं वो मैं दिखाऊंगा आपको आज, वो भी है ना. सो प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट क्या है वो भी पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको. ओके, सो हियर माय प्रोग्राम रिक्वायरमेंट इज फर्स्ट लाइक गिविंग द वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड. ये एक मेरी रिक्वायरमेंट है. ओके, एंड सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है मेरी कि वैलिडेट गिवन वैल्यू इज इंट. मुझे वो भी देखना पड़ेगा कि गिवन वैल्यू इंट है क्या नहीं. दिस इज माय रिक्वायरमेंट. ओके, दिस इज माय रिक्वायरमेंट. And as per this requirement, my dear, I am going to make some actions. मेरी requirement clear हुई, अब तो मुझे कुछ action करना पड़ेगा. I need to do some action. Now tell me, we have seen the three things: class, method, and object. बताइए, class की यूज होता है. What is the use of class? You cannot forget or skip the basic concept, okay? To store data and functions. Okay. To store data तो store हम वेरिएबल में करते हैं ना. ओके, उसकी सिंपल डेफिनेशन क्या थी? क्लास इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप एंड डेटा वेरिएबल्स एंड दी डेटा मेथड्स. ओके, सो सिंपल मैंने वो तो आपका अंडरस्टैंडिंग हुआ, बट सिंपल मैंने बताया था क्लास इज यूज टू राइट कोड. राइट, इसमें हम कोड लिखते हैं दोस्तों. ओके, मेथड क्यों होता है? व्हाट इज व्हाई वी आर यूजिंग मेथड? To perform some action. वेरी गुड, टू परफॉर्म सम एक्शंस. ऑब्जेक्ट क्या होता है? To access means we are creating to access the member within the class. मेंबर और मेथड्स. राइट, ओके, वो मेंबर डेटा मेंबर हो सकता है, वो मेथड हो सकती है. ये कंसेप्ट मैंने पहले ही पढ़ा है. ओके, डोंट गेट वरीड. वी हैव सीन दिस कंसेप्ट प्रीवियसली ओनली. ओके, अब कुछ फनी कंसेप्ट देखिए विच आर वेरी यूजफुल. ओके, you just learn Java for 3 days, you just learn Java for 3 years और 30 years. ये कंसेप्ट आपके कॉन्स्टेंट होते हैं और हम यहीं पे गलती करते हैं अंडरस्टैंडिंग, है ना. देखिए, आई विल टेल यू. ओके, वी हैव सीन दिस कोड, राइट माय डियर. टाइप्स ऑफ वेरिएबल के टाइम हमने देखा था. हमने देखा था कि नहीं? ये कोड किसी के लिए नया लग रहा है? आर यू गेटिंग दिस लाइक न्यू कोड? यस, नो? No, sir. दिस इज नॉट न्यू कोड, राइट. हमने यहाँ पे देखे थे टाइप्स ऑफ वेरिएबल. वी हैव क्रिएटेड m1, m2, m3. अगेन वी हैव क्रिएटेड वन स्टैटिक मेथड आल्सो. ओके, दिस इज अ स्टैटिक मेथड m3. मैंने ट्राई किया था पहले इन वेरिएबल को अलग अलग मेथड में कॉल करना, बट वो पॉसिबल नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ लोकल वेरिएबल. देन वी हैव कॉल्ड दैट इन द सेम मेथड. फिर मैंने कॉन्कैटिनेशन क्या होता है वो दिखाया, बिकॉज फ्रॉम अ कंसोल वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये ए ये लोकल वेरिएबल है, बी ये आपका मान लीजिए कुछ इंस्टेंस वेरिएबल है और कुछ, है ना. तो मैंने कॉन्कैटिनेशन भी दिखाया था आपको इस पूरे कोड में. ओके, सो ये कोड दिखाने का मीनिंग क्या है मेरे लिए? ओके, now we know the methods are of two type. One is language defined and second क्या है? User defined. User defined. Very simple.
ओके ओके। अब थोड़ा सा यूजर डिफाइन पे हम फोकस करेंगे। ओके, एज ऑफ नाउ आई वांट टू फोकस ऑन द यूजर डिफाइंड मेथड। ओके ओके। अब मैंने यूजर डिफाइंड मेथड क्या क्या बनाई थी यहाँ पे इन दिस प्रीवियस कोड। आई मेड m1। ओके, यहाँ पे अब वो कैपिटल होगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर मैंने m2 मेथड भी बनाई है। ओके, फिर मैंने m3 मेथड भी बनाई है। अब ये मेथड जावा में ऑलरेडी नहीं थे दोस्त, ये हमने बनाए हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ यूजर डिफाइंड मेथड। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ यूजर डिफाइंड मेथड। ओके, हमने इसको क्या कहा है? मेथड्स। ओके ओके। देन these methods are present in which class? ओके, मेथड कोई क्लास में प्रेजेंट होंगे। ओके, हमारे लिए यहाँ पे क्लास कौन सा है? व्हाट इज द क्लास नेम? DTVAR। ओके, मेरे लिए यहाँ पे क्लास नेम क्या है? कैपिटल DTVAR। ओके, दैट इज द क्लास नेम। ओके, ये क्लास किस पैकेज में प्रेजेंट है? आपको पैकेज नेम भी पता चल जाएगा ऊपर। देखिए यहाँ पैकेज नेम डेमो लिखा है। कैन यू सी इट? डेमो। ओके, मेरे लिए मुझे इसका पैकेज भी पता है। और पैकेज क्या है यहाँ पे? डेमो। एज इट इज लिख रहा हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट इन दिस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू? मैं भी यूजर डिफाइंड मेथड की बात कर रहा हूँ। तो मेरी मेथड कहाँ पर है? किसी क्लास में है। क्लास कहाँ पर है? किसी पैकेज में है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? देयर इज नो डाउट। कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। नो। देखिए, मुझे जब मेथड को कॉल करना था तो मैंने क्या क्रिएट किया था दोस्तों? मैंने क्या किया था? ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। पता है? We have created the object of class. We have created the object of class. मैंने यहाँ पे क्या किया था? ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। तो मैं क्या कर रहा था कि इस क्लास में जितने भी मेथड है उसको मैं यूटिलाइज कर पा रहा था विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। अगेन इट डिपेंड्स दैट वाज स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। स्टैटिक है तो डायरेक्टली क्लास नेम से मैं भी उसको कॉल कर रहा था। अगर वो मेथड नॉन स्टैटिक है तो मैं उसको ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहा था, राइट? बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट डॉट देने के बाद जितने भी यूजर डिफाइंड मेथड है वो मुझे डिस्प्ले हो रहे थे। ओके, सिस्टम डिफाइंड भी थे बट हम मोस्टली अभी यहाँ पे यूजर डिफाइंड की बात कर रहे हैं। ओके ओके, दैट इज वन थिंग। अब ये क्लास और पैकेज में क्या रिलेशन होता है? देखिए, आपको कोई भी क्लास यूज करना है पैकेज से तो उसको हम करते हैं इंपोर्ट। यहाँ पे आप कंसेप्ट समझ लीजिए। ओके, देखिए, मेथड यूज करना है मुझे किसी भी क्लास से तो मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल कर रहा हूँ। अगर मुझे क्लास यूज करने हैं किसी पैकेज से तो मैं उस पैकेज को ही इंपोर्ट कर लूंगा। तो उस पैकेज में जितने भी क्लास होंगे, मल्टीपल क्लास हो सकते हैं, वो सभी क्लास को मैं क्या कर सकता हूँ? यूज कर सकता हूँ, राइट? वेरी सिंपल। मुझे क्लास यूज करना है अभी बिकॉज क्लास के अंदर ही तो मेथड्स है। मुझे मान लीजिए अलग अलग मेथड्स यूज करने हैं तो मैंने क्या कर लिया? पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मेरे कुछ मेथड्स अलग अलग क्लास में है तो मैं क्या करूंगा? उस पैकेज को ही इंपोर्ट कर लूंगा जिसमें वो क्लास बने हैं, इंपोर्ट कर लूंगा। ओके, अगेन इट्स वन टाइप ऑफ कीवर्ड। इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ कीवर्ड। सो मुझे जितने भी क्लास यूज करने हैं उस पैकेज के अंदर तो मैं उस पैकेज को करता हूँ इंपोर्ट। और यही कंसेप्ट आपका सेम रहेगा। वी कैन नॉट स्किप दिस कंसेप्ट एनी टाइम। ओके, we cannot skip this concept anytime. Okay, now अब मैं लैंग्वेज डिफाइन की बात कर रहा हूँ। लैंग्वेज डिफाइंड। ओके, एक मेथड है जो क्या चेक करेगी कि आपने जो भी इंटीजर स्पेस आपने जो भी वैल्यू दी है वो इंटीजर ही है क्या, है ना? ये चेक करने के लिए एक मेथड है, प्री डिफाइंड मेथड। अब ये लैंग्वेज डिफाइन या प्री डिफाइंड बोल दीजिए उसको। इट इज नेक्स्ट कैपिटल इंट मेथड है तो मेथड होती है ब्रैकेट में। ये एक मेथड है जो कि लैंग्वेज से डिफाइन है दोस्तों। ये मेथड क्या चेक करती है कि आपकी दी हुई वैल्यू इंटीजर है या नहीं।
ओके इसके बारे में जो भी लॉजिक कोड है वो मुझे पता नहीं कहाँ पे लिखा है, वो किसी क्लास में लिखा होगा। आई एम नॉट वरीड अबाउट इट, बस इसकी फंक्शनलिटी क्या मुझे पता है कि इट विल चेक द वैल्यू गिवन इज इंटीजर और नॉट। ओके ओके अब ये है, ये किसी क्लास में होगा डेफिनेटली। अब मेथड है तो किसी क्लास में होगा। तो वो क्लास का नाम है स्कैनर। देखिए अब आप कहोगे सॉरी यू कैन नॉट हियर, कोई डाउट है किसी को? ओके देखिए वो अवेलेबल है, ये मेथड अवेलेबल है किस क्लास में? स्कैनर नाम की क्लास में। ओके अब ये स्कैनर क्लास किसी पैकेज में अवेलेबल होगा, राइट? उस पैकेज का नाम क्या है? सॉरी जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। अब आप कहोगे कि ये सब ऐसा क्यों है? तो जब लैंग्वेज से उस लैंग्वेज पीपल ने डिफाइन किया होगा, उन्होंने ये नाम यूज किए होंगे। जैसे हम यहाँ पे अपने नाम यूज कर रहे हैं M1 M2 M3। स्कैनर की जगह मैंने क्लास का नाम यूज किया था DTVAR, मेरा पैकेज का नाम था डेमो। तो वैसे उन्होंने कुछ उनके कन्वीनियंस से, उनके कंफर्टेबल के कारण उन्होंने कुछ नाम यूज किए होंगे एंड दैट बिकम्स एज ए लैंग्वेज डिफाइंड। अब यहाँ पे भी M1 के अंडर भी कुछ इंस्ट्रक्शन थे हमारे, वैसे नेक्स्ट इनके अंडर भी कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे दैट वी आर नॉट वरीड। वो क्लास का नाम मैंने DTVAR रखा था, उन्होंने वो स्कैनर रखा है, नॉट वरीड। उस पैकेज का नाम ये है, जैसे मेरा था डेमो, हमने जो क्रिएट किया उसका नाम डेमो रखा था, उन्होंने रखा था ये। ओके सो दिस इज द डिफरेंस। देखिए अब यहाँ पे कंसेप्ट लुक लाइक सेम, द कंसेप्ट लुक लाइक सेम कि यहाँ पे इट्स यूजर डिफाइंड, मैं अपने कन्वीनियंस से डिफाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पे है कि लैंग्वेज डिफाइन, पहले लैंग्वेज ने कुछ तैयार करके रखा है, मुझे बस उसको यूज करना है, मुझे बस उसको क्या करना है? यूज करना है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट टिल दिस? यस नो? No, sir. नो ओके ओके अब एक कंसेप्ट और रह गया। देखिए वी आर प्रिंटिंग एज अ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। ये मैं टाइप कर रहा था ना जावा में जब भी। व्हाट एग्जैक्टली इट इज शोइंग कि मैं कुछ आउटपुट प्रिंट कर रहा हूँ, है ना? ये आउट वर्ड यहाँ पे क्या डिफाइन करता है? समथिंग एज आउटपुट। मुझे कंसोल में क्या मिल रहा है? समथिंग एज आउटपुट। बट जब मुझे कुछ वैल्यू डिफाइन करनी है, मतलब सिस्टम को देना है एज अ इनपुट, तो वो हम देते हैं एज अ सिस्टम, वो देते हैं हम सिस्टम डॉट इन, है ना? ये याद रखिए, सिंपल। यहाँ पे मैं आउटपुट कुछ ले रहा हूँ ऑन द कंसोल विंडो, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग एज अ सिस्टम डॉट आउट। When I want to give something as an input, I will use the term system dot in. That's very simple. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Any doubt, my dear? Okay, no worries. अब देखिए डेमो में ही मैं एक क्लास बनाता हूँ। ओके आई जस्ट वांट टू यूज वन क्लास। ओके दैट क्लास नेम आई एम गिविंग एज ई addition of user defined variable। ओके एडिशन ऑफ लाइक यूजर डिफाइंड वेरिएबल। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, जस्ट मेक श्योर इट स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। ओके क्लिक ऑन फिनिश, क्लिक ऑन फिनिश। ओके अब यहाँ पे देखो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे कीबोर्ड से कुछ वैल्यू लेने हैं और प्रोसेस करना है। एक्सेप्टिंग द वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड और एक्सेप्टिंग द वैल्यूज ड्यूरिंग रन टाइम। ओके नाउ I will specify the main method first, right? As usual, public static void main in bracket string args square bracket array symbol and the
main method body. Okay, here I'm going to define three variables. Okay, that is int a comma b comma c. यहाँ पे मैंने क्या किया, बस डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज नहीं किया. इनिशियलाइज मतलब जब मैं उसकी वैल्यू भी स्पेसिफाई करता हूँ, राइट. इट्स जस्ट डिक्लेरेशन. इसको क्या कहते हैं हम? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल. बस डेटा टाइप यहाँ पे डिफाइन होता है यहाँ पे. करेक्ट. एनी डाउट? नो डाउट. ओके, चलो. मैंने बस यहाँ पे वैल्यू डिफाइन नहीं की है. ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है. मैं क्या टाइप कर रहा हूँ. आई एम टाइपिंग एंटर द वैल्यूज ऑफ ए, सॉरी, एंटर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. ओके, एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. तो ये क्या होगा, डायरेक्टली ये सेंटेंस प्रिंट हो रहा है. सिंपल, आई एम गिविंग माय इंस्ट्रक्शन लाइक एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. ओके, नाउ ए वेरिएबल मैंने पहले ही डिफाइन किया है. ए इज इक्वल टू, अब मुझे क्या चाहिए, देखिए ये कंसेप्ट समझ लीजिए. अब मुझे ये मेथड यूज करनी है, नेक्स्ट इंट. तो मुझे किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा दोस्तों? स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए या dt वेरिएबल का क्लास ऑब्जेक्ट चाहिए? स्कैनर क्लास का. स्कैनर का. जिस क्लास में वो मेथड प्रेजेंट है, मैं उसका क्या बनाऊंगा? ऑब्जेक्ट बनाऊंगा दोस्तों, राइट. आई विल मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट. ओके, नो इशू. नाउ इट इज प्रेजेंट इन दिस पैकेज. तो अब मुझे अगर स्कैनर क्लास के साथ काम करना है, मतलब नेक्स्ट इंट ये मेथड के साथ काम करना है, तो मुझे उस क्लास को क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा. ओके, उस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, दिस पैकेज. ओके, नाउ सी, ऑलरेडी टॉप पर कौन सा पैकेज है? डेमो. ये कौन सा पैकेज मान लीजिए? इट्स अ यूजर डिफाइंड पैकेज, राइट. मैंने डिफाइन किया उसको, नॉट सिस्टम डिफाइंड. अब मुझे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा वर्ड कीवर्ड इंपोर्ट. ये जो मैंने बताया था यहाँ पे, ये इंपोर्ट क्या है? डायरेक्टली एक कीवर्ड है. दिस इज द कीवर्ड. ओके, आई एम यूजिंग द इंपोर्ट एज अ कीवर्ड एंड आई नो द नेम जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर. ओके, दिस इज व्हाट योर पैकेज नेम. सो ये कौन सा पैकेज है? इट्स प्री डिफाइंड पैकेज और लैंग्वेज डिफाइंड पैकेज. प्री डिफाइंड पैकेज. ओके, अब मैं इसके जो भी क्लास है और मेथड है, मैं इसको यूज कर पाऊंगा. वेरी सिंपल. मुझे क्या यूज करना था? स्कैनर क्लास यूज करना था, नेक्स्ट इंट मेथड यूज करनी थी. ओके, राइट. सो मैं वो यूज करूंगा. अब मुझे डिफाइन करना पड़ेगा उसका ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द सिंटैक्स टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट? Class name variable equals to new class name round bracket. Very good. That is the syntax, right? चलो यही हम फॉलो करते हैं. ओके, व्हाट इज द क्लास नेम हियर? क्लास नेम मुझे पता था, स्कैनर. ओके, वेरिएबल मैं दे सकता हूँ एनीथिंग sc. इट्स अ वेरिएबल. ओके, is equal to new. Again class name same होना चाहिए. Don't get any mistake with the spelling also. Scanner. Okay, and this is the bracket and this one. Okay, still you will get an error. Okay, error क्या बोल रहा है देख लीजिए. The constructor scanner is undefined. मैंने ये जो कंस्ट्रक्टर बनता है, अब कंस्ट्रक्टर नेक्स्ट टाइम बताऊंगा और, बट यहाँ पे समझ लीजिए. देखो मैं ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, बट वो कह रहा है कि इट्स अनडिफाइंड. तो यहाँ पे डिफाइन के लिए आपको इस ब्रैकेट में टाइप करना है व्हाट वी आर यूजिंग एज अ सिस्टम डॉट इन. ओके, गिव मिनट. सॉरी. सो इट्स, मैंने बताया था आपको कि जैसे मुझे इनपुट देना है, तो इसके लिए मुझे कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं. दैट व्हाट आई एम गिविंग एज अ सिस्टम डॉट इन. सो इट इज एक्सेप्टिंग द वैल्यूज
ओके, इन टर्म्स ऑफ system डॉट इन। जस्ट आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड याद रखना ही है। ओके, नो वरीज। देन मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, नो इशू। आई हैव क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट। नाउ आई विल गिव द वैल्यू। अब मुझे एंटर करना है वैल्यू, किसके लिए? ए वेरिएबल के लिए। सो ए इज इक्वल टू sc, दैट इज ऑब्जेक्ट नेम डॉट। देखिए डॉट देने के बाद ही मुझे क्या दिखेंगे? उस क्लास में जितने भी अवेलेबल मेथड्स है। ओके, उस क्लास में जितने भी अवेलेबल मेथड्स है। सो यू कैन सी नेक्स्ट इंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट? नेक्स्ट इंट, वहां पे काफी सारे हैं, डोंट गेट वरीड। मैं यूज करता हूँ ये मेथड, नेक्स्ट इंट। ओके, देन terminate the sentence. Similarly for b, object name I am calling the method next int. Okay, calling the method, sorry, next int. Okay, now I have specified the third variable just to make their addition. So c is equal to a plus b मान लीजिए। Okay, now I want to print the value of c, the addition of a and b is, now I'm trying to concatenate. Okay, now I'm trying to concatenate. Okay, now this is the code which we are using to give the value from the keyboard or give the value during runtime. Okay, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं a और b की वैल्यू प्रिंट करूंगा। प्रिंट मतलब इनपुट दूंगा कीबोर्ड से और मुझे रिक्वायर्ड आउटपुट मिलेगा एज पर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, विल ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस कोड। ओके, सी ऑन कंसोल व्हाट यू आर गेटिंग, कैन यू सी माय स्क्रीन? एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आपको क्या करना है? कंसोल में आना है। ओके, कंसोल में आना है और एंटर करना है। अब a की वैल्यू क्या है? 12 मान लीजिए, वॉट एवर इट में भी, यूजर डिफाइंड है। अब उसकी वैल्यू 12 दे रहा हो। अगेन एंटर इन नेक्स्ट लाइन, मान लीजिए आप वैल्यू दे रहे हो b की 30। अगेन एंटर, द एडिशन ऑफ a एंड b इज 42। एडिशन ऑफ a एंड b इज 42। गॉट इट? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? सर सिस्टम डॉट इन एक बार एक्सप्लेन कीजिए। ओके, देखिए मैंने क्या किया, ट्राई किया कि बस उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। स्कैनर क्लास नेम, वेरिएबल नेम जो भी आप देना चाहते हो, न्यू कीवर्ड एंड दिस अगेन क्लास नेम इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या है कि ये देखो, अगर ये सेम क्लास होता तो एरर नहीं आती है। अब ये क्लास कहीं और प्रेजेंट है, किस पैकेज में? java.util.scanner में। तो वो क्या कहता है कि ये अनडिफाइंड है। ओके, दिस बिकम्स एज अनडिफाइंड। अब ये पहले आ रहा था बिकॉज मैंने नेक्स्ट टाइम उसको यूज कर लिया है। सो व्हाइल गेटिंग दैट एरर, यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि वो इनपुट क्या लेने वाला है। ओके, व्हाई इट इज वी आर प्रिपेयरिंग इट टू टेक द इनपुट। स्कैनर का मीनिंग ही वो कि इट विल एक्सेप्ट द वैल्यूज राइट फ्रॉम द यूजर। जो भी आपका यूजर है उसको वैल्यू देनी है एंड नॉट इन कोड। ये रन टाइम दे रहा हूं मैं। रन टाइम मतलब कहां पे देना पड़ेगा मुझे? कंसोल में दे रहा हूं। देखिए, आई एम स्पेसिफाइंग द वैल्यूज इन कंसोल। गॉट इट? बट सर मतलब वो ही लिखते सिस्टम डॉट इन। मैंने उसका मीनिंग भी बताया यहाँ पे, जस्ट एनालाइज दिस थिंग। देखिए, जब मुझे आउटपुट चाहिए था तो मैं सिस्टम डॉट आउट लिख रहा था। गॉट इट? यस यस यस। अब मुझे इनपुट देना है दोस्तों, तो मैंने आपको पहले बताया कि उसके लिए मुझे यूज करने का पड़ेगा कुछ सिंटैक्स। देखिए, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यहाँ पे कुछ सिंटैक्स मतलब मीनिंगफुल रहेगा, है ना? अब वो क्यू कैसे है वो उसका आप चिंता मत कीजिए, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू डेवलप द जावा फ्रॉम न्यू। जो एज इट इज एग्जिस्टिंग है उसको आपको यूज करना है। ओके, हे जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई एम गेटिंग वन कॉल। ओके, गिव 1 मिनट ओनली।
Yeah, thank you. Can you hear? Yes. ओके सो देखिए, अब मैं इस केस में इनपुट दे रहा हूँ ना, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द आउटपुट एटलीस्ट फ्रॉम द सेंटेंस, एटलीस्ट फ्रॉम दिस सेंटेंस, राइट? 11 यहाँ पे मैं इनपुट दे रहा हूँ, है? ओके, दिस इज द आउटपुट वी आर प्रिंटिंग, दिस इज द आउटपुट वी आर प्रिंटिंग. गॉट इट? स्कैनर क्लास क्या होता है? Yes, sir. ओके, सो असाइनमेंट क्या होगी आपकी? You just need to print age of like mother and age of father. Okay, and you have to print on the console like age of mother is this and age of father is this. Okay, try to print the given numbers. आपको क्या करना है? प्रिंट करना है age of the mother and age of the father, और for example age of male and age of female, और आपको मैसेज प्रिंट करना है like legally they are eligible for marriage. Example, जो भी आपको प्रिंट करना है मैसेज, और legally they are ready to vote. Example like this. Okay, सिंपल असाइनमेंट, काफी सिंपल है. आपको ये मैं कोड भी दूंगा आपको, जस्ट अंडरस्टैंड द कोड केयरफुली. यहाँ पे मैंने a और b वैल्यू को क्या किया है? डिफाइन किया है इंटीजर के तौर पे, और उसको एडिशन किया है, नो इशू. आपको एज वैल्यू डिफाइन करनी है, दैट इज आल्सो इंटीजर. सो आप मेल एज, फीमेल एज नाम के कोई वेरिएबल बनाइए, उसकी वैल्यू इंट स्पेसिफाई कीजिए, और इंटीजर आप वैल्यू देंगे, और इंस्टेड ऑफ यहाँ पे एडिशन आप वहाँ पे बस मैसेज प्रिंट कीजिए कि दी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर वोटिंग. सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको मैसेज टाइप करना है, और यहाँ पे होना चाहिए कि एंटर द एज ऑफ मेल एंड फीमेल व्हाट इट मे बी. लुक्स लाइक वेरी सिंपल, राइट? Okay. Now we will discuss about this nested if condition. Okay, many of you have tried, it's okay. If you have not tried, again okay. Don't get worried. Okay, देखिए एक कोड भी भेजा था आपके ग्रुप में एक स्टूडेंट ने. आई थिंक इट इज आल्सो करेक्ट. ओके, नो इशू, वी आर गेटिंग द आउटपुट एज एक्सपेक्टेड. बस यहाँ पे मैंने क्या डिफरेंस किया है? टू गेट द रिजल्ट इटसेल्फ. मेरा इंटेंशन ये था इस चीज का कि आप एडजस्ट ये करोगे कि मुझे यहाँ पे रिजल्ट बताना है. ओके, देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि उसका आंसर आप आपके तौर पे भी दोगे और वो करेक्ट होगा तो इंटरव्यूअर कैन अंडरस्टैंड, और उसका कुछ गेस हो सकता है कि ही वाज एक्सपेक्टिंग रिजल्ट, मतलब होना चाहिए कि मुझे स्टूडेंट पास है या फेल है वो भी पता होना चाहिए, नॉट विद जस्ट ग्रेड ओनली लाइक फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और लाइक फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन. सो यहाँ पे मैंने क्या किया है? आई हैव स्पेसिफाइड वन वेरिएबल लाइक रिजल्ट जो आपके परसेंटेज डिफाइन करेगा, एक्सेप्ट करेगा. आई हैव गिवन दी कंडीशन सिंपल इफ कंडीशन. इफ कंडीशन दी है जिसकी बॉडी ये है दोस्तों. देखिए रिजल्ट की वैल्यू मतलब आपकी परसेंटेज अगर 40 से अबव है या इक्वल है तो आप पास माने जाओगे. यू विल बी ट्रीटेड एज अ पास, स्टूडेंट इज पास. अदरवाइज एल्स में जाकर देखोगे तो स्टूडेंट इज फेल्ड. मतलब पहली कंडीशन तो काफी इजी है. मेरे रिजल्ट की वैल्यू कंपेयर दो तरीके से होगी, आइदर वो स्टूडेंट पास है कि फेल है. ओके, उसकी वैल्यू डिसाइड हो रही है यहाँ से, इस कंडीशन से. रिजल्ट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 40. इफ इट इज ग्रेटर देन 40 वो इस लूप में जाएगा. अगर नहीं है तो सिंपली वो बोलेगा कि स्टूडेंट इज फेल्ड. दैट इज ओके. अब इस बॉडी में आते हैं. इस बॉडी में आने के बाद मैंने पहला तो सेंटेंस प्रिंट किया है कि स्टूडेंट इज पास्ड. ये तो मुझे क्लियर हुआ. अब मुझे चाहिए उसके क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, व्हाट एवर इट मे बी. सो अगेन मैंने उसमें इफ में और एक इफ डिफाइन कर दिया. हो गया नेस्टेड इफ. नेस्टेड इफ की डेफिनेशन क्या है? कंडीशन में और एक कंडीशन. कंडीशन थी पहले स्टूडेंट पास होना चाहिए, पास हो चुका है, उसके अंदर मैंने और एक कंडीशन पुट कर दी. वो कंडीशन क्या चेक कर रहा हूं मैं कि रिजल्ट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 75 होनी चाहिए. ओके, अगर वो होगी तो वो इस बॉडी में आएगा. और इस बॉडी में क्या प्रिंट हो रहा है? द स्टूडेंट विथ फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन. पास तो हो चुका है वो, बट उसका रिजल्ट क्या बोल रहा हूँ मैं? फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन मान लीजिए. ओके, अब ये डिफाइन आप जो भी वैल्यू कर सकते हो उस पर डिपेंड है. ओके,
कुछ मैं बोर्ड के रूल नहीं बता रहा हूँ आपको। देन अगर मान लीजिए उसके मार्क्स 75 से ज्यादा नहीं है, ये इक्वल भी नहीं है, तो वो ये इफ लूप को नेग्लेक्ट कर देगा, वो सीधे आ जाएगा बाहर, वो एल्स में आ जाएगा, एल्स इफ। अब एल्स के बाद भी मैं आउट कुछ दे सकता था बॉडी, बट मैंने इसमें और एक कंडीशन स्पेसिफाई कर दी। इफ क्या है कि अगर उसका रिजल्ट 75 से कम है तो वो इस लूप में जाएगा। ओके, अब 75 से कम में भी दो केस आते हैं, एक तो सेकंड क्लास बनता है और एक तो थर्ड क्लास, इसलिए मैंने और दो कंडीशन डिफाइन कर दिए। यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया कि अगर उसके मार्क्स मान लीजिए 60 से ज्यादा है और 75 से कम है तो वो सेकंड क्लास में आ रहा है, अगर नहीं तो सिंपली वो क्या हो रहा है, थर्ड क्लास में आ रहा है, मतलब 75 से भी कम है और 60 से भी कम है, अप टू 59। तो कहाँ पे आ रहा है, थर्ड क्लास। ये डिफाइन हो गया आपके तीनों क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, और एडेड है कि ये इसमें पास हो रहा है ना। मान लीजिए अगर 40 मतलब लेस देन 40 मतलब 20 मार्क्स भी है तो वो फेल भी हो रहा है और आपको फेल में क्लास नहीं आता है। ओके, आपने देखा कभी फेल में कोई क्लास आता है आपको? किसी के मार्क्स देखे अभी कोई फेल होता है तो? आई एम आस्किंग सम क्वेश्चंस डियर। नहीं सर। नो सर। तो लॉजिकली यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट पास हुआ तभी उसकी क्लास डिफाइन होती है। अब जो आपके फ्रेंड ने एक कोड भेजा, आई थिंक प्रीति, राइट, मे बी, नॉट श्योर। यस सर। ओके, तो आपका कोड एग्जैक्टली करेक्ट है। ओके, नो डाउट इन दैट, 0% डाउट नहीं उसमें, एग्जैक्टली करेक्ट है। बट आपने अगर उस परसेंटेज की वैल्यू मान लीजिए 12 मान ली, तो आपको कौन सा क्लास मिलेगा? हैव यू ट्राइड? यस, थर्ड क्लास ही हो जाएगा वो। यू विल गेट थर्ड क्लास, राइट, यस। विच इज नॉट वैलिड। देखिए उस रिक्वायरमेंट में वो नहीं है, बट इंटरव्यूअर आपका लॉजिक क्या देख रहा था, व्हाट ही वाज एक्सेप्टिंग योर लॉजिक एज, इज इट पॉसिबल। अब वो इंटरव्यू लेने वाला भी इंडिया का ही होगा, इट्स नॉट लाइक इज आस्किंग फ्रॉम यूएस, तो उसको पता नहीं चलेगा। अगर वो केस है तो आप लकी हो जाओगे, नो इशू। बट वो मान लीजिए इंडिया का है, महाराष्ट्र का है, मराठी है, मान लीजिए एग्जाम्पल, सो ही नोज द लॉजिक, और वो एक्सपेक्ट वही कर रहा था कि आपको भी लॉजिक पता है और उस हिसाब से आप मुझे क्या दो, कोड दो। ओके, सो इफ यू लाइक ट्राई टू रन दिस, देखिए मैंने पहले मार्क डिफाइन किया था 31, तो सिंपली मुझे कुछ नहीं डिफाइन हुआ, सिंपली वो फेल्ड हो चुका है। अगर मान लीजिए ये वैल्यू मैं स्पेसिफाई करता हूँ 87, तो मुझे क्या आना चाहिए था, व्हाट आई शुड गेट? पहले तो स्टूडेंट पास है एंड फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन। गॉट इट? जिसके डाउट थे नेस्टिव में वो क्लियर हो चुके हैं कि अभी भी डाउट है? यस सर। ओके, और आई थिंक जिन्होंने डाउट पूछा था वो ग्रुप में मैंने उनको वो पेज पे कोड भी लिख के भेजा था, यही सेम कोड, बस मेरे पास ये अवेलेबल नहीं था नोटपैड या जो भी हो, तो वो हैंड रिटन भेजा था मैंने। सो इट मे हैव सम एरर, लाइक मैंने सेमीकोलन वगैरह डिफाइन नहीं किए होंगे, बट इफ यू रन दिस डेफिनेटली इट विल रन। कोई डाउट है इसमें? जिन्होंने पूछा था ये डाउट उनके लिए भी और सभी के लिए भी पूछ रहा हूँ। क्लियर है? यस सर। अगेन आई विल सेंड दिस आल्सो। ओके, ये भी कोड मैं आपको देता हूँ, नो इशू, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि लॉजिक कैसे लगाते हैं। देखिए लॉजिक आपका एक दिन में बिल्ड नहीं होगा, दैट्स व्हाई डोंट गेट वरीड कि मुझे ये असाइनमेंट क्यों नहीं आई है, मैं क्यों कर नहीं पाया, डोंट गेट वरीड। आप इंटरनेट पे जाके 1000 ऑफ लॉजिक या फिर 1000 ऑफ एक्सरसाइज देख सकते हैं, वो प्रैक्टिस कीजिए आपके लॉजिक के, है ना। मैं आपको रोज 1000 असाइनमेंट नहीं दे सकता हूँ, जस्ट वन, वो भी आपके कंफर्टेबलनेस के लिए, आप कंफर्टेबल हो रहे हो। बट आपको अगर लॉजिक डेवलप करना है तो आपको खुद होके ही कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप फेल हो जाओगे मे बी। वो लॉजिक समझ लीजिए और खुद लिखने का ट्राई कीजिए, डोंट कॉपी एंड पेस्ट एंड देन एनालाइज। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, फिर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और फिर ट्राई करेंगे वैल्यू पुट करके। इट्स नॉट लाइक प्रैक्टिस, राइट। आपको समझना है और खुद कोड लिखना है, जस्ट क्रिएट अ न्यू क्लास, ट्राई टू राइट अ न्यू कोड, यू विल गेट नंबर ऑफ एरर। कहीं पे कुछ एरर आ रही है वो समझ लीजिए, नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट आगे जाइए, एट वन टाइम यू विल गेट ओके ये एरर इससे रिलेटेड है, यू विल गेट इट। ओके, एंड कोडिंग का यही एक एडवांटेज है कि सेम आंसर कैन बी टेकन बाय मेनी वेज। ओके,
दैट इज द स्किल कि आप कम लाइन में लिखते हो, इफिशिएंट लिखते हो, इजी अंडरस्टैंडेबल लिखते हो, वो स्किल डेवलप करना पड़ता है और वो स्लोली होता है। इट विल नॉट लाइक वन डे टास्क। ओके, इसलिए मैं आपको डेली जो भी असाइनमेंट देता हूँ ऑनेस्टली वो प्रैक्टिस कीजिए और अंडरस्टैंड कीजिए। ओके, गॉट इट? यहाँ पे तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, सो व्हाट वी हैव सीन टुडे इज दी स्कैनर क्लास। ओके, यूजर डिफाइंड वैल्यू। मैं कीबोर्ड से रन टाइम में वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ, है ना? इस केस में क्या होता है, ओके, आई एम गिविंग द यूजर डिफाइंड वैल्यूज। यहाँ पे अगेन इफ आई एम गिविंग एज अ 50 फर्स्ट इंटीजर, एंटर 40 as next integer, enter the addition of a and b is 90. Okay, like that. So it's very easy. कंसेप्ट मत भूलिए, कंसेप्ट सेम होते हैं। आप कितना भी जावा पढ़िए, 2 साल 4 साल 5 साल, यही कंसेप्ट होते हैं। ओके, और जो आप बोलते हो कि डेवलपर या जो भी टेस्टर या जो भी हो कोडिंग में काफी प्रो है, उनका सिंपल मीनिंग होता है कि सिंपल गूगल में जाएंगे, कौन सी मेथड यूज करनी है वो देखेंगे, वो मेथड किस क्लास में अवेलेबल है वो देखेंगे, और वो कहाँ से इंपोर्ट करनी है वो देखेंगे। दैट इज द स्किल दे आर यूजिंग। ओके, दैट इज द स्किल दे आर यूजिंग। दे आर नॉट लाइक डिफाइनिंग दिस नेक्स्ट इंट मेथड क्लास, वो सब बना रहे हैं, वो नहीं, वो ऑलरेडी बना हुआ है। जस्ट हाउ दे आर यूटिलाइजिंग इट, दैट इज द स्किल। और ये प्रैक्टिस से आएगा आपको, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। कहाँ पे कौन सी मेथड अवेलेबल है, जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतना पाएगा आप। ओके, सुन कि आपको पर्टिकुलरली पता होना चाहिए कि मुझे कुछ इनपुट देना है तो आई शुड यूज द स्कैनर क्लास फ्रॉम दिस पैकेज। ओके, यही कंसेप्ट है बस। मान लीजिए किसी कारणवश गूगल बंद हो जाता है तो इवन डेवलपर विल बी गेट सफर्ड। अगर उनको कुछ न्यू डेवलप करना है तो कहाँ से ढूंढ पाएंगे कि ये मेथड कहाँ पे है जो उनकी रिक्वायरमेंट है। बस वो रिक्वायरमेंट इजीली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको। ये जो रिक्वायरमेंट होती है आपकी प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट, वो आपको इजीली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल ट्राई, है ना? तो यहाँ पे मेरी गिविंग द वैल्यूज फ्रॉम कीबोर्ड वो भी सेटिस्फाई हुआ है, और नेक्स्ट गिवन वैल्यू जो है वो आपकी इंटीजर है कि नहीं वो चेक करना था, तो उसके लिए मेथड ऑलरेडी है। आप उसको कुछ लॉजिक नहीं लगा हुआ है, सिंपल वो मेथड यूज करनी है आपको। अब नेक्स्ट मेथड में क्या लिखा था वो मैंने कभी देखा ही नहीं, एंड देयर इज नो नीड टू सी इट आल्सो। ओके, एग्जाम्पल मान लीजिए आई एम ट्राइंग टू गिव द वैल्यू स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ इंटीजर। स्ट्रिंग भी नहीं, चलो मैं उसको फ्लोट देता हूँ 12.2 एंड एंटर, यू विल गेट एन एरर। एरर इज ऑल्सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। java.util.input mismatch exception। इनपुट आपने जो दिया है वो मिसमैच है। वाई? बिकॉज आपने मेथड क्या यूज की है, नेक्स्ट हिंट, जो देख रहा था कि आपकी गिवन वैल्यू इंटीजर है या नहीं। आपने दी है फ्लोट, क्या डबल फ्लोट नहीं, जिसको हम एफ देते हैं, ये डबल है ना, पॉइंट वैल्यू, डेसिमल वैल्यू, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एरर देगा आपको। इट इज गिविंग एरर इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, है ना? तो वो उस मेथड में लॉजिक लिखा था कि भाई वो जो वैल्यू होगी वो स्पेसिफिक इंटीजर होनी चाहिए, नहीं होगा तो मैं ये मैसेज डिस्प्ले करूंगा। इफ कंडीशन होगी मे बी वहां पे। दैट्स व्हाई आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट क्लास, बिकॉज दैट वाज यूजर डिफाइंड। ओके, बट सॉरी दैट वाज सिस्टम डिफाइंड। बट ये M1 क्या था, ये यूजर डिफाइंड था। इसके अंदर मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिए वो मैंने एज पर मेरे कन्वीनियंस दिए है ना। ये इंस्ट्रक्शन मैंने कन्वीनियंस दिए, यहाँ पे लॉजिक भी लिखा होगा उसने, तो वो उसके मेथड में डिफाइन होगा। सो मैं बस वो मेथड यूज कर रहा हूँ, नेक्स्ट इंट, उसके अंदर क्या है वो कैसे लिखा है, इट्स नॉट द इशू। ओके, और यही कंसेप्ट होगा आपका थ्रू आउट। ओके, इवन हम सेलेनियम भी जब पढ़ेंगे तो मैं अगर कुछ इंपोर्ट कर रहा हूँ तो आपको पता चलना चाहिए कि उसमें से कुछ क्लास आएंगे और उस क्लास के कुछ मेथड्स आएंगे, उस मेथड को मैं ऑब्जेक्ट से कॉल कर रहा हूँ। सिंपल कंसेप्ट इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका ये जो कोड है, जैसे यहाँ पे इंपोर्ट एक ही लाइन है तो यहाँ पे इंपोर्ट मल्टीपल लाइन हो जाएंगे। फिर आप बोलोगे कि सर ये तो कोड सही है बट ये मुझे ऊपर का इंपोर्ट क्या है वही समझ में नहीं आ रहा है। सो इट्स वेरी सिंपल, इट्स अ प्री डिफाइंड पैकेज। वहां से कुछ क्लास आएंगे, क्लास से कुछ मेथड आएंगे और मेथड मैं यहाँ पे यूज करूंगा। जैसे यहाँ पे मैं नेक्स्ट इंट मेथड यूज किया
तो आप क्वेश्चन भी कर सकते थे कि ये नेक्स्ट इन मेथड कहाँ पे डिफाइन किया है। सो ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड पैकेज में स्कैनर क्लास में मेंटेन है, उसको बस मैं कॉल कर रहा हूँ बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट, सिंपल। गॉट इट? Yes, sir. Okay, so do the practice. If you'll practice, then only it will be very easy. Otherwise, आपको at the end automation के लिए काफी difficult phase होगा। Okay, and again at the last in one day you cannot prepare all the things. ये भी समझ लीजिए। आपके पास notes है, videos है, सभी है, बट एक दिन में आप सभी कंसेप्ट को रिवाइज भी नहीं कर सकते हो और समझ भी नहीं सकते हो if you are not practicing on daily basis. Okay, so make sure you are practicing on daily basis without any issues. कुछ भी हो जाए आपको वो प्रैक्टिस करनी है। डोंट गिव एनी एक्सक्यूजेस कि टाइम नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। डेली का डेली करना है, तभी आप तुरंत क्लास होने के बाद कम कॉल में जॉब ले पाओगे। अदरवाइज यू विल फील अगेन कि मैंने एक इंटरव्यू दी है, 2 दी है, 4 दी है, 5 दी है, बट इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इट्स वाई बिकॉज प्रैक्टिस आपकी लैग होती है। दैट इज द ओनली रीजन। ओके।